हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटर्स। और आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कवर करेंगे, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसमें हम डील करेंगे हिस्ट्री के बारे में कि हमारा पास्ट कैसा था और हम कल के पास्ट के बारे में आज कैसे जान सकते हैं। कल यानी हमारा पास्ट कैसा था, इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में आता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ से हम जानेंगे, क्या जानेंगे, और ये जो जान रहे हैं, ये जो घटना हुई है कब हुई है। इन द सेंस हम हिस्ट्री बेसिकली पढ़ते ही हैं व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के लिए। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, इन सारी चीज़ों को हम जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हमारे मन में पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम ये जो सारी हिस्ट्री है इसमें व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम क्या जान सकते हैं अपने पास्ट के बारे में, क्या जान सकते हैं। बेसिकली हम अपने पास्ट के बारे में यही जानते हैं कि हमारा जो लोग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो कौन थे, प्रीस्ट थे कि मर्चेंट थे कि लेबरर थे कि क्या थे, उनका काम क्या था, फार्मर्स थे, कैसे ट्रेड, कैसे बिजनेस होता था। इन सब के बारे में हम कहाँ से जानते हैं, अपने पास्ट से जानते हैं। एंड हम बेसिकली अपना इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा जो ओरिजिन है, हम जो इन ह्यूमन हमारा जो ओरिजिन है, हमने कैसे शुरुआत किया, हमने कैसे बस्तियां बनाना स्टार्ट की और कैसे कहाँ कहाँ पे बसने लगे, और कैसे हम एक नॉर्मल हंटर गैदरर से अभी एक नॉर्मल इंसान, मतलब एक सिविलाइज्ड ह्यूमन कैसे बने। ये जो हमारा 10,000 साल का पुराना हिस्ट्री है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेयर डिड वी लिव, हम रहते कहाँ पे थे। बेसिकली हम इस मैप में देखते हैं, इंडिया का मैप में बेसिकली हम रहते थे, यहाँ पे एक नर्मदा नदी बहती है इन द सेंट्रल इंडिया। वहाँ पे हमारे जो एंसेस्टर्स हुए रहा करते थे, क्योंकि हम बेसिकली कहाँ रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, क्योंकि नदी के किनारे रहने से हमें कभी पानी की दिक्कत नहीं होगी। तो जितने भी अर्ली सिविलाइजेशन है वो हमेशा नदी के किनारे ही बसा करती थी। ठीक है, तो हम नर्मदा नदी के किनारे पहले बसे थे, ट्राइब्स हुआ करते थे, हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, और हमें बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स के मूवमेंट की, ताकि हम ट्रेस कर सके कि वो कहाँ जा रहे, क्या खा रहे, कैसे उनका सर्कल घूमता है, वो सीजनल कैसे सर्कल घूमता है। इस हिसाब से हम भी उनके पीछे पीछे जाके उनका शिकार करके खा सकते हैं। हमको कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो हमें प्लांट्स की अच्छी खासी नॉलेज थी कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो हम ठीक हो जाएंगे। हम कौन से प्लांट इनफैक्ट खा सकते हैं जिससे हम जी सकते हैं, ये सारे हमारे पूर्वजों को पता था कि हम मैंगो ट्री खाएंगे और मैंगो ट्री का सीजन हुआ करेगा। फिर एंड देन एप्पल का सीजन हुआ करेगा कि एप्पल्स विंटर में हो रहा है, मैंगो समर में हो रहा है। तो वो उस हिसाब से सीजनल मूवमेंट भी करते थे कि सपोज यहाँ पे कुछ इन द मंथ ऑफ जनवरी हो रहा है, इन द मंथ ऑफ मे, इधर यहाँ पे इन द मंथ ऑफ मे हो रहा है, तो ये ट्रैवल भी क्या करते थे, ठंडा सीजन में इधर एंड समर सीजन में इधर। तो इनका ये लाइफ साइकिल ऐसे चलते रहता था, इनका सीजनल साइकिल ऐसे चलते रहता था। एंड सबसे पहले हम जो हमारे एंसेस्टर थे वो नर्मदा नदी के किनारे एक सुलेमान एंड किरथार रेंज है, माउंटेन रेंज है। अभी तो ये पाकिस्तान में है, पहले तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये इंडिया का पहला पार्ट था, पहले अभी तो इंडिया का पार्ट नहीं है, अभी पाकिस्तान का पार्ट है। यहाँ पे सुलेमान एंड किरथार रेंज है, माउंटेन रेंजेस है। वहां पे लोग सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किए, राइस वीट उगाना स्टार्ट किए। और इंडिया में भी गारो हिल्स यहाँ पे है, मेघालय में है गारो हिल्स, वहां पे सबसे पहले हमने राइस उगाना स्टार्ट किया। विंध्यास में हमने राइस उगाना स्टार्ट किया। यहाँ पे ठीक नर्मदा के ऊपर विंध्यास माउंटेन रेंजेस है, वहां पे हमने सबसे पहले राइस उगाना स्टार्ट किया। एंड हमने यहाँ धीरे धीरे हंटर गैदरर्स से, जब हमने खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया, तो हम हंटर गैदरर से एक विलेजर बनने लग गए। क्योंकि पहले हमको क्या होता था कि खाने की प्रॉब्लम होती थी, तो हम जहां जहां हमको फूड मिलता था वहां वहां ट्रैवल किया करते थे, जहां जहां हमें एनिमल्स मिला करते थे हम वहां ट्रैवल किया करते थे। बट धीरे धीरे हमने रियलाइज किया कि अगर हम खाना बना सकते हैं, कहीं पर प्लांट उगा सकते हैं, तो हम बेसिकली वहीं हम रह जाएंगे। हमको उसकी देखभाल करने के लिए हमको विलेजेस बनाना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे हमारा विलेजेस का डेवलपमेंट हुआ।
इन द सेंस हम अब सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करने लगे। जब हम सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट करने लगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम इन छोटे छोटे जगहों से स्टार्ट करते हुए हमारा जो विस्तार है, हमारा जो डेवलपमेंट है वो हर जगह फैलने लगा। हम हर जगह जाने लगे, गंगा यमुना की तरफ लोग रहने लगे, इधर इंदस वैली और सतलुज रिवर के नीचे रहने लगे, जहाँ पे दो सभ्यताएं पनपी, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इन मोहनजोदारो सिविलाइजेशन बोलते हैं। इन शॉर्ट उसको हम इंदस वैली सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। इस तरह की सिविलाइजेशन बनी धीरे धीरे गंगा जमुना के तट पे। जो एंशियंट सिटीज जैसे वाराणसी, काशी, इस तरह की सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। एंड धीरे धीरे हम जैसे डेवलप करते गए, उसके बाद हम सेटल हो गए। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक्चुअली में ट्रैवल क्यों करते हैं, हमारा ट्रैवल करने का रीजन क्या है। हम आज भी ट्रैवल करते हैं, आज भी हम इस जगह से उस जगह जाते हैं। लोग पहले भी जाया करते थे। पहले के लोग क्यों जाते थे? पहले के लोग जाने का रीजन ही होता था, पहला तो लाइवलीहुड, अपना खान पान देखने के लिए, सामान लाने के लिए, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम बेसिकली ट्रैवलिंग किया करते थे। दूसरा, अगर इस जगह पे कुछ नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जैसे हमारे उड़ीसा में साइक्लोन आता है बेसिकली, है ना, साइक्लोन आता है, तो हम जिस जगह पे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, हम उस जगह से हट के और कहीं जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से भी ट्रैवलिंग होता था कि नेचुरल डिजास्टर जहां आएगा वहां हम रहना पसंद नहीं करते थे। जैसे फ्लड हो गया, साइक्लोन आ गया, सूखा पड़ गया, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स से बचने के लिए हम ट्रैवल किया करते थे, आज भी हम करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाने के लिए एंड ट्रेड बिजनेस करने के लिए। लोग अक्सर यहाँ से वहां, इस जगह से दूसरा जगह ट्रैवल करते थे अपने टीचिंग्स, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए एंड अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, यानी टीचिंग करने के लिए एंड ट्रेड करने के लिए। टू टीच एंड ट्रेड करने के लिए भी लोग यहाँ से वहां जाया करते थे। जैसे गौतम बुद्ध ट्रैवल किया करते थे, या फिर महावीर ट्रैवल किया करते थे, एंड अदर्स प्रीचर्स जो धरती पे पैदा हुए हैं, वो अलग अलग जगह जाके अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया करते थे, अपने नॉलेज को बांटा करते थे। इस तरह से भी वो ट्रैवल करते थे। और कुछ लोग तो सिर्फ शौकीन थे, उनको नया नया जगह जाना होता था, एंड दस टू एडवेंचर, फॉर द सेक ऑफ एडवेंचर, फॉर द सेक ऑफ फन, लोग ट्रैवल किया करते थे। और आज हम भी यही करते हैं। ट्रेड के लिए भी हम ट्रैवल करते हैं, इस शहर से उस शहर, रोजगार ढूंढने के लिए, या अपने काम के सिलसिले में जाते हैं। हम मस्ती करने के लिए हॉलीडेज में यहाँ से वहां जाते हैं। आज भी हम फॉर एडवेंचर ट्रैवल करते हैं, और अपने खान पान की कोशिश में, अपने खाने की कोशिश में, अपने खुराक के लिए भी हम यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं। ये आज भी हम करते हैं। तो जो हमारा लैंड है, हमारा बेसिकली जो लैंड है जिसको हम इंडिया कहते हैं, ये जो इंडिया है, इसको इंडिया का नाम कैसे पड़ा? इसका जो नेमिंग हुआ है, असल में दो नाम हम जानते हैं, एक इंडिया एंड दूसरा भारत। भारत और इंडिया दो नाम है। बेसिकली हम इंडिया को इंग्लिश नेम या मतलब, और भारत को हिंदी नेम से जानते हैं, बट इसका हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है। जो इंडिया है, बेसिकली इंडिया इसे कहते थे कि पहले जो अरब के लोग थे, ये है सपोज इंडिया का मैप, यहाँ पे एक हिंदू नदी बहा करती है, सिंधु नदी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम अभी इंदस के नाम से जानते हैं। इसी संस्कृत में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। अब जो लोग, अरब लोग बाहर से आते थे, वो समझते थे कि इस नदी के इस पार जितना भी लैंड है उसको वो हिंदूस बोला करते थे, हिंदूस बोला करते थे। एंड धीरे धीरे वहीं से हमारा इस जमीन का नाम हिंदुस्तान पड़ गया, या इंडिया पड़ गया। हिंदुस्तान से इंदस आया, इंदस से इंडिया पड़ा, है ना। सेकंड जो भारत वर्ड है, भारत वर्ड लैंड पे नहीं है, भारत वर्ड एक्चुअली पीपल्स को बोला जाता है। यहाँ के लोगों को भारतीय या भारत बोला जाता है। इसका बेसिक एग्जांपल है जो हम आसान भाषा में बोलते हैं कि हम भरतवंशी हैं। पहले के लोग बोला करते थे, आज भी लोग बोलते हैं कि कौन हो तुम भरतवंशी हैं, बोलते हैं। इनफैक्ट जितने भी ओल्ड पीपल, जो पुराने ख्यालों के लोग हैं, वो आज भी, मतलब पुराने ख्यालों के तो नहीं, बट जो एंसेस्टर्स हैं उनको कभी पूछो तो बुजुर्ग जो लोग हैं वो बोलेंगे कि हम भारतवर्षी हैं, या फिर भारत के लोग हैं, है ना, जो इसको हम आज इंडियंस बोलते हैं। तो बेसिकली समझने का मतलब ये है कि इंडिया एक्चुअली में लैंड को बोला जाता है कि हाँ, इंदस नदी के इस पार जितना भी जगह है उसको हिंदूस बोला जाता था, एंड देन उससे
इंडस से इंडिया ओरिजिनेट हुआ। एंड भारत लोगों को बोला जाता है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ के रहन सहन जो है, जो लोगों का जो रंग ढंग है, जो लोगों का रहन सहन, उसी को हम भारत कहते हैं। हमारा कल्चर ही हमें इस नाम से, हमारे कल्चर को ही हम इस नाम से डिनोट कर सकते हैं कि हम भारतीय हैं, है ना। हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने पास्ट को जान कैसे सकते हैं। हाउ कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट। तो हम अपने पास्ट को 3-4 तरीकों से जान सकते हैं। एक तो मैन्युस्क्रिप्ट से, क्या है बताऊंगा, दूसरा इंस्क्रिप्शन से, एंड तीसरा आर्कोलॉजिक या आर्कोलॉजिकल सर्वे के थ्रू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स आर बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो लिखा जाता था पहले, हिस्ट्री को दर्ज किया जाता था कि हर दिन क्या हो रहा है, या फिर बड़े बड़े इवेंट्स को नोट डाउन किया जाता था, जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली एक ट्री के बार्क से बनता था, यानी छाल से बनता था, जिसको हम ट्री का नाम बोलते हैं बिर्च। वो हिमालय में पाया जाता है। इस ट्री के छाल पे लिखते थे लोग, एंड उसको हम प्रिजर्व करके रखते थे। कहाँ रखते थे? बेसिकली हम उनको टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में रखा करते थे, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता था उस टाइम पे, है ना। इस मैन्युस्क्रिप्ट में होता क्या था, किसके बारे में लिखा जाता था? बेसिकली जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स, कल्चर के बारे में लिखा जाता है। ज्यादा था कि हमारा कस्टम क्या, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप की चीजें के बारे में लिखा गया। जिसे ऋग्वेद और अलग अलग वेदों में लिखा गया है। हम मेडिसिन के बारे में लिखा गया, जिसको हम आयुर्वेदा बोलते हैं। साइंस के बारे में बहुत लोगों ने आके लिखा, बहुत आर्यभट्ट हो या चाहे और भी जितने भी नाम हो, उन्होंने साइंस के बारे में लिखा। लोग जो राजा होते थे, वो राजा अपने बारे में भी लिखाते थे। वो डेली जो करते थे अपनी तारीफ कराने के लिए उस पर भी लिखा जाता था। या फिर वो जो जंग लड़े, या जिस तरह से उन्होंने किसी राज्य पे अपना अधिकार जमाया, उसके बारे में भी वो लिखा करते थे कि वो कितने महान और कितने अच्छे शासक हैं। खास करके मैन्युस्क्रिप्ट में पोएम्स या प्लेज एंड एपिक्स, जैसे महाभारत या रामायण, इस तरीके से बड़े बड़े एपिक्स को भी हम मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। इनका जो लैंग्वेज हुआ करता है, जो मैन्युस्क्रिप्ट का लैंग्वेज बेसिकली क्या हुआ करता था, संस्कृत एंड तमिल। संस्कृत एंड तमिल बेसिकली दे आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, है ना। एंड इसी लैंग्वेज पे लोग, ब्राह्मण्स जितने भी लिखते थे, एक्चुअली जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता था मैक्सिमम ब्राह्मण्स लिखते थे। एंड ब्राह्मण्स यूजुअली संस्कृत या तमिल लैंग्वेज में लिखते थे। कुछ आसान भाषा में, जो बोली जाने वाली भाषा थी उस टाइम पे, प्राकृत, उस भाषा में भी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया है। तो ये हम मैन्युस्क्रिप्ट से जान सकते हैं, यानी रिटन बुक्स, डॉक्यूमेंट्स जो है, उनसे हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और किससे जान सकते हैं? हम इंस्क्रिप्शन से भी जान सकते हैं। अभी इंस्क्रिप्शन चीज क्या है? इंस्क्रिप्शन मतलब कि राजा क्या करते थे कि अपने बारे में या किसी भी नए लॉ को लाने के लिए, या लॉ लाए हुए हैं उनको लोगों तक बताने के लिए, या कोई भी अच्छी या बुरी चीज लोगों को समझाने के लिए, वो क्या करते थे कि बड़े से पत्थर में अपने बारे में या किसी के बारे में या लॉ के बारे में लिखा करते थे। और ये पत्थरों पे या किसी भी मेटल पे, लोहे पे, तांबे पे, हीरे, सोने पे लिखा जाता था। एंड उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो पास्ट था वो कैसा था। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स से भी देख के सीख सकते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। बहुत सारे टेम्पल्स, मॉस्क्यूज से हमको मालूम चलता है कि आर्ट एंड कल्चर हमारा उस समय पे कैसा था। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आर्कोलॉजिकल सर्वे। आर्कोलॉजिकल सर्वे जो लोग करते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, एंड व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे डिग समथिंग, एंड व्हेन दे फाइंड इट दे स्टडी अबाउट इट, एंड उससे हमें मालूम चलता है कि हाँ, हमारा कल कैसा था, है ना। तो जो आर्कोलॉजिस्ट है, ये क्या पढ़ते हैं? ये स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, स्टोन्स एंड ब्रिक्स, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के सामानों के बारे में देखते हैं। कब्र से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, किसी के डेड बॉडी से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, किसी के बोन से, किसी के हड्डियों से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इन सब चीजों को पढ़ता कौन है? आर्कोलॉजिस्ट। एंड उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। तो हम अपने हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं? थ्रू मैन्युस्क्रिप्ट,
through inscriptions and through archaeological survey and through by archaeologists। हमारा जो पास्ट है वो हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि हमारा पास्ट वन टाइप का ही पास्ट है कि यही हुआ होगा, क्योंकि पास्ट हर किसी का अलग अलग होता है। किसी पीजेंट का पास्ट अलग है, किसी राजा का पास्ट अलग है। जैसे राजा ने बहुत टैक्स बढ़ा दिया तो राजा तो अमीर हो गया, तो वो बताएगा कि मेरा राज्य उससे बहुत समृद्ध था, लेकिन उस टैक्स के चक्कर में लोगों पे प्रेशर आ गया, लोगों को टैक्स देना पड़ा, तो लोग धीरे धीरे गरीब हो गए, तो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया। तो दो जो चीजें हैं वो वेरी करती है। एक तरफ तो बोल रहा है कि साम्राज्य समृद्ध था, दूसरी तरफ वहां के लोग गरीब थे। तो जो हिस्ट्री है वो वेरी कर सकता है बाय पीपल टू पीपल, बाय एरिया टू एरिया एंड बाय टाइम टू टाइम, है ना। इनफैक्ट यहाँ पे जो राजा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा करते थे, तो उनसे भी हमको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उसको समझें, जो ना कि जो लिखा हुआ है उसे मान ले, है ना। एंड इस तरीके से हम हिस्ट्री को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए हमको डेट्स का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा इवेंट कब और कहाँ हुआ था। डेट्स को अच्छे से समझने के लिए ये समझें कि हम डेट्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड जो डिवीजन का जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, जहां से जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था उसे हम 0 मार्क करते हैं। एंड उसके आगे जितने भी लाइव इवेंट्स हुए होंगे, जितने भी इवेंट्स हुए होंगे, उनको हम कॉमन एरा के अंदर डिनोट करते हैं। और जीसस क्रिस्ट के पीछे जितने भी इवेंट्स हुए होंगे उनको हम बिफोर के कॉमन एरा के रूप में डिनोट करते हैं। कॉमन एरा को हम और एक तरीके नाम से जान सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी। कॉमन एरा का मतलब होता है क्रिस्ट के जन्मने के बाद जितने भी सारे इवेंट हुए हैं, चाहे अकबर आया हो, बाबर आया हो, चाहे औरंगजेब आया हो, या फिर दिल्ली सुल्तान आया हो, या बहुत इवेंट्स अंग्रेज आए हो, अंग्रेजों ने 2 साल राज किया, हम आजाद हुए, एंड आज 2020 चल रहा है। इनफैक्ट सिमिलरली जीसस क्रिस्ट के पहले भी मौर्यन डायनेस्टी था, एंड उससे पहले हम हमारा जो पूर्वज थे उनके बारे में भी हम जान सकते हैं, है ना। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं एडी यानी एनो डोमिनी, इसको हम कॉमन एरा के नाम से जानते हैं। एंड देन बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन एरा, जिसको हम अपने जीसस क्रिस्ट के बाद से जानते हैं कि उससे पहले क्या हुआ होगा। इस तरह से हम अपने हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बस इस चैप्टर का जिस्ट यही था। हम अगले दिन फिर मिलेंगे तो हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, एंड अपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।